स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम गुरुदेव मनोज कुमार भंडारी जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे नक्षत्र के बारे में कि नक्षत्र में ज्योतिष में कैसे काम करता है, साथ ही साथ प्रिडिक्शन के टाइम नक्षत्र का क्या रोल होता है और दशाओं के बनते टाइम नक्षत्र का क्या योगदान होता है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार गुरुजी, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। नमस्कार कल्पना, कैसे हैं आप? जी सर, बढ़िया, आप बताइए। ठीक हूँ, थैंक यू। जी। तो पाठशाला के सभी दर्शकों को और सभी विद्यार्थियों को मेरा सादर नमन, धन्यवाद। जी, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, ये है गुरुजी मनोज कुमार भंडारी जी। इनका एक कोर्स भी आ रहा है अभी, कर्मा एलिमेंट का, जो कि 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको गुरुजी ये बताएंगे कि आपके जो पास्ट लाइफ के जितने भी जो भी चीजें आपको परेशान कर रही हैं, कर्मा प्लैनेट जो आपके कार्मिक जो भी चीजें हैं, उनसे क्या क्या आपको दिक्कतें हो रही हैं, साथ ही साथ वो आपको इसके रेमेडीज भी बताएंगे। तो आज गुरुजी मैं आपसे ये चर्चा करने जा रही हूँ, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमारे दर्शकों को भी काफी कंफ्यूजन रहता है इस चीज को लेके भी, नक्षत्र के बारे में। तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही होगा कि जो नक्षत्र है उसे ज्योतिष में कैसे काम करता है। देखिए, नक्षत्रीय ज्योतिष के अंदर सब कुछ है। हमारा जो ज्योतिष प्राचीन में लिखा गया, बृहत पाराशर होराशास्त्र तो ज्योतिष को समझने के लिए सूत्रों के अनुसार एक कुंडली में प्रिडिक्टिव साइट को समझने के लिए एक प्रमुख ग्रंथ के रूप में है। किंतु उसके पहले ज्योतिष आदिकाल से, मतलब ये ज्योतिष को एक वेदांग माना गया है, वेदों का अंग। और ये माना जाता है कि वेदों को तब तक अच्छी तरह से नहीं समझा जा सकता जब तक कि हम ज्योतिष, जो कि वेदों के 6 अंगों में एक अंग है, उसको भी हम अच्छी तरह से ना समझ लें। और बहुत से पुराण हैं, जैसे विष्णु पुराण है, अग्नि पुराण है, भविष्य पुराण है। पुराणों में इसी प्रकार से रामायण में नक्षत्रों के ऊपर काफी कुछ लिखा गया है। ऋषि पाराशर ने बृहत पाराशर होरा शास्त्र लिखते समय ये ध्यान रखा है कि जो लोअर माइंड्स के लोग हैं वो राशि और ग्रहों के द्वारा पूर्ण रूप से इतने सक्षम हो पाए कि वो किसी भी कुंडली का, जन्म पत्री का अच्छा फलित दे पाए। उसी प्रकार से उन्होंने हायर माइंड्स के लिए भी नक्षत्रों के ऊपर लिखा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उन्होंने सोचा कि जो लोग नक्षत्र को समझने में कैपेबल हैं, क्योंकि नक्षत्र अपने आप में काफी बृहत्ता का और गहनता का विषय है, लेकिन आप इसकी नक्षत्रों की जो है पृष्ठभूमि में अगर आप जाएं तो नक्षत्र, जब हम कॉन्स्टलेशंस की बातें करते हैं या राशियों की बात करते हैं, राशियों को कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं या साइंस बोलते हैं। वो भी एक क्लस्टर ऑफ नक्षत्रास है। जैसे कि कर्क राशि है और उसका जो इंसिग्निया है, उसका जो सिंबल है, जैसे कर्क राशि का सिंबल है एक क्रैब या केकड़ा, तो जो उसके नक्षत्र हैं वो उसी प्रकार से उसमें भूगर्भ में बैठे हुए हैं। जी। राशि या साइन, जो कि ज्योतिष के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं, वो भी एक क्लस्टर ऑफ नक्षत्रास से बने हैं, इसीलिए उनको कॉन्स्टलेशंस बोला जाता है। और उनकी जो आकृति है, जिस आकृति पर उनका सिंबल बना है, जैसे एरीज है, उसका सिंबल है रैम, मेढा। तो उसके जो नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, उन नक्षत्रों का जो ग्रुप है
वो इस तरीके से भूगर्भ में आकृति बनाता है जो कि मेढा या रैम की आकृति दिखाई पड़ती है। यानी कि नक्षत्र इतने महत्वपूर्ण हैं कि राशियां राशियों के जो सिंबल्स हैं वो भी नक्षत्र के भूगर्भ में डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित हैं। इसी प्रकार से नक्षत्रों के ऊपर जो जिस राशि के अंदर बालक का जन्म होता है जी वो उसकी जन्म राशि मानी जाती है, और उसका जो नक्षत्र होता है और उस नक्षत्र का जो चरण होता है, हर नक्षत्र के 4 चरण हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। जी तो जो जो जिस नक्षत्र पे होता है उसी नक्षत्र से दशा प्रारंभ होती है। जैसे कोई किसी का चंद्रमा स्वाति नक्षत्र का है तो स्वाति राहु का नक्षत्र है, तो राहु की जो पूर्ण विंशोत्तरी दशा है वो 18 वर्ष की है। अगर व्यक्ति का प्रथम चरण में हुआ है तो प्रथम चरण में हुआ है, इसका मतलब है कि उसकी जो भुक्त दशा है वो, इसका मतलब है 1/4 से कम की भुक्त दशा है, और जो बैलेंस दशा है वो उसकी भोग्य दशा है। अब किसी का द्वितीय चरण में हुआ है तो उसका मतलब प्रथम चरण वो पूर्ण कर चुका है, तो उसका मतलब 18 वर्ष में से 1/4 की दशा वो समाप्त कर चुका है। जी इसी तरीके से दशा का जो रूप होता है कि कितनी दशा हमने भोगनी है, और फिर ये उसी तरीके से विंशोत्तरी दशाएं चलती हैं। आ चम भो रा व्रय श बु के चु, 120 वर्ष की। आ से आदित्य, च से चंद्रमा, भौ से भौम या मंगल, रा से राहु, व्री से बृहस्पति, श से शनि, बु से बुध, और के से केतु, और शु से शुक्र। शुक्र की जो महादशा है वो 20 वर्ष की है। लेकिन ये इस पे निर्धारित करेगा कि व्यक्ति का जन्म किस राशि में हुआ है और चंद्रमा किस नक्षत्र पे बैठे हैं। तो ज्योतिष के अंदर अब आप समझ गई होंगी कि चूंकि दशाएं ही किसी भी कारण को कराने में सक्षम होती हैं, और वो दशाएं व्यक्ति के चंद्रमा के नक्षत्र पर आधारित हैं, इसका मतलब है कि नक्षत्र का उपयोग ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से जब मिलापक होता है, मैच मेकिंग करते हैं जी विवाह के पूर्व, उसमें भी नक्षत्र को देखा जाता है, और लड़के का नक्षत्र और लड़की के नक्षत्र तक काउंट किया जाता है, फिर लड़की के नक्षत्र से लड़के के नक्षत्र को काउंट किया जाता है, और उसमें फिर ताराकूट बनता है। उससे पता चलता है कि डेस्टिनी कैसी होगी, अच्छी होगी या खराब होगी, क्योंकि नव ताराओं में हमें मालूम है प्रत्यरि, विपत और वध, ये 3 तारे अच्छे परिणाम नहीं देते। तो जो नक्षत्र हैं जन्म कुंडली के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ज्योतिष में हर मुकाम पे नक्षत्रों का उपयोग किया जाता है। और जब आपने ये प्रश्न पूछा कि ज्योतिष में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ग्रह स्वयं शक्ति तो रखते हैं, काम करने में सक्षम तो होते हैं, लेकिन किस दिशा में काम करेंगे। आप ये समझिए कि एक हथौड़ा है, एक हथौड़ा सुनार के हाथ में होगा तो वो एक बहुत सुंदर छोटे छोटे स्ट्रोक्स से बहुत सुंदर वो आभूषण बनाने में उपयोग होगा। और वही हथौड़ा अगर आपके पास कांच की मेज है, आप उस पर मार दें या मिरर पे कोई बच्चा मार दे उस हथौड़े को, तो वो क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन का काम करेगा। जी तो नक्षत्र का इतना बृहद रूप है
कि ग्रह और राशियां ये दोनों फलित में हमें काफी उपयोगी हैं, किंतु ये जानना कि फलित में ये ग्रह जो बलशाली है और कुछ कर गुजरने के लिए इस व्यक्ति को प्रॉमिस क्रिएट कर रहा है, लेकिन क्या वो एक डायरेक्शन उसकी रचनात्मक रहेगी? क्या उसकी वो डायरेक्शन प्रोग्रेसिव रहेगी, या उसकी जो डायरेक्शन है वो क्रिमिनलिटी की होगी, नेगेटिव होगी, वक्त बर्बाद करने वाली होगी, उसकी एनर्जीज का दुरुपयोग होगा? इतने महत्वपूर्ण है नक्षत्र। गुरुजी, अभी आपने दशाओं के बारे में बताया, तो मेरा आपसे सवाल इसी से रिलेटेड होगा कि जब दशाएं बनती है तो उनमें नक्षत्र का क्या योगदान होता है? जैसे मैंने आपको बताया ना कि दशाओं को निकालने का नक्षत्र का सबसे महत्वपूर्ण, देखिए वो तो मैं आपको बता चुका हूं कि जो नक्षत्र, चंद्रमा का जो नक्षत्र होता है वो ही व्यक्ति की जन्मकालीन दशा को बताता है। और उसका जो एक बार अगर आपने निकाल दिया कि भुक्त दशा कितनी है, भोग्य दशा कितनी है, अभी व्यक्ति की बैलेंस ऑफ दशा कितनी है, वो अगर आपने निकाल दिया तो आपके लिए सब कुछ बड़ा आसान हो गया। लेकिन जो नक्षत्र हैं दशाओं में इस तरीके से काम करते हैं, जी जब हम दो ग्रहों को देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, सूर्य में मंगल का अंतर है। जी अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये सूर्य अगर बलशाली है कुंडली के अंदर, और सूर्य किन चीजों का कारक है? यश, मान, कीर्ति, सृजनात्मक है, डिसिप्लिनेरियन है, जी एब्स्टिनेंस का है, यानी एक व्यक्ति को यह समझाता है, डिसिप्लिन समझाता है कि तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सूर्य नमस्कार करो, पहले स्नान करो, अ, अपने फ्रेश होने के बाद स्नान करो, स्नान करके सूर्य को जल अर्पण करो, सूर्य नमस्कार करो, योगा करो, उसके बाद अपने दिनचर्या का एक प्रारूप तैयार करो कि तुम क्या करोगे, कितने बजे से कितने बजे तक क्या करोगे, और उस जी डिसिप्लिन को फॉलो करो। ये तो सूर्य है। अब ये सूर्य बलशाली है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बलशाली सूर्य का बल देखने का तरीका तो डिस्पोजिटर है, कितना बलशाली है। ये तो जिस राशि पे वो बैठे हैं वो राशि ने निर्धारण करना है। इसी वजह से ऋषियों ने ग्रहों को राशिगत स्थितियों में उच्च का या नीच का जी निर्धारण किया है। सूर्य मेष राशि के अंदर उच्च के हैं, तुला राशि के अंदर नीच के हैं। यानी कहने का मतलब है कि उसका जो मेष राशि के अंदर वो उच्च के हैं, तो मेष का जो स्वामी मंगल है, अगर जी वो मंगल भी बलशाली है, तब तो ये उच्च के परिणाम पूर्ण रूप से व्यक्ति को मिलेंगे। किंतु अगर उनका डिस्पोजिटर या राशि का नाथ मंगल नीच का हो गया, 6 8 12 में बैठ गया, पीड़ित हो गया ग्रहों से, अंगारक योग बना लिया उसने राहु जी केतु के साथ में, उन स्थितियों के अंदर यही सूर्य उच्च के फल नहीं देंगे, अच्छे फल नहीं देंगे। लेकिन फल का, जैसे मैंने आपको बताया, हर बल का फल एक जी बल से निकलता है, फल ग्रहों के बल से निकलता है। लेकिन वो बल व्यक्ति रचनात्मक कार्यों में लगाएगा, एडवेंचरस का कार्यों में लगाएगा, मेहनत के कार्यों में लगाएगा, या अपनी ड्यूटी से भागने के कार्यों में लगाएगा, या बहानेबाजी में लगाएगा कि उसने अपने ऑफिस में फोन कर दिया, जी आज मेरी तबीयत खराब है, जी और घर में मित्र मंडली मंडली के साथ में वो कोई आराम कर रहा है या मौज मस्ती कर रहा है।
तो क्या ऐसे व्यक्ति का करियर, अगर वो बार बार ऐसी घटनाएं करेगा, हम्म। क्या उसके मालिक को पता नहीं चलेगा? और कोई भी मालिक ये पसंद नहीं करता कि बार बार उसका एम्प्लॉय बीमारी का बहाना बनाए, निकाल देगा उसको। तो उसके करियर प्रोग्रेसिव ना होके रिग्रेसिव हो जाएगा। यानी कि प्रोग्रेसिव क्या होता है करियर, कि आप सेल्स एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करते हैं, टेरिटरी मैनेजर बनते हैं, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर बनते हैं, फिर एरिया मैनेजर बनते हैं, फिर आप जनरल मैनेजर बनते हैं। ये प्रोग्रेसिव है। जी। पर अगर आप जनरल मैनेजर हैं और आपको निकाल दिया गया और आपको दूसरी नौकरी अगर आपको एरिया मैनेजर की करनी पड़ी, तो आप क्या बोलेंगे कि करियर का पाथ रिग्रेसिव है, पीछे जाने वाला, पीछे धकेलने वाला। इसका निर्धारण कौन करेगा? इसके निर्धारण तो व्यक्ति का स्वयं करता है। वो कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी जी जान से वो अपनी तरक्की के लिए प्रयत्नशील है। लेकिन इसके पीछे नक्षत्र है। वो नक्षत्र है, उस ग्रह का नक्षत्र है जिसने उस व्यक्ति को डायरेक्शन और गाइडेंस देनी है। यानी कहने का मतलब है कि एक बल का प्रयोग सृजनात्मक होने जा रहा है। उस ग्रह के बल का प्रयोग सृजनात्मक होगा या उस ग्रह के बल का प्रयोग डिस्ट्रक्टिव होगा, असृजनात्मक होगा, यानी कि क्रिमिनलिटी की तरफ होगा या अपनी ड्यूटी से भाग जाने के लिए होगा। इसका निर्धारण नक्षत्र, प्लांटिंग ऑफ सीड्स, कोई भी पौधा प्लांटिंग ऑफ सीड्स के द्वारा होता है ना, और कोई भी कार्य मनुष्य के दिमाग में प्लांटिंग ऑफ सीड्स से होता है। जी। क्विकनेस, चालाकी, कुटिलता, ये भी दिमाग में प्लांटेड सीड है, एक बीज की तरह है जो नागफनी के कांटे की तरह से वो पैदा होता है। अब जैसे इतना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कल्पना जी आपने कि इस नक्षत्र का क्या रोल है दशा में। इस नक्षत्र का सबसे बड़ा रोल है, इट इज द गाइडेंस फोर्स ऑफ द प्लैनेट। प्लैनेट्स हमें दिखाई कौन पड़ रहा है दशा में? व्हाट वी आर सीइंग इन दशा इज द प्लैनेट। हम देख रहे हैं कि एक मंगल की महादशा है, या हम देख रहे हैं राहु की महादशा है। लेकिन उसे डिक्टेट कौन करेगा, उसको कौन चलाएगा, कि कौन उसको सृजनात्मक चलाएगा, कौन उसे प्रोग्रेसिव चलाएगा या रिग्रेसिव चलाएगा, इसका निर्धारण नक्षत्र का स्वामी करता है। और यही बात ऋषि पाराशर ने बृहत पाराशर होरा शास्त्र में, और उनके बाद चाहे ऋषि वाराहमिहिर आए या और भी दूसरे जितने भी ऋषियों ने इस ज्योतिष के महाग्रंथों की रचना की, उन्होंने नक्षत्रों को सर्वोपरि माना। थैंक यू सो मच। जी। तो अब मेरा आपसे ये सवाल होगा कि जैसे हम प्रिडिक्शंस करते हैं, तो प्रिडिक्शंस करते टाइम नक्षत्र का क्या मतलब कितना ध्यान रखना चाहिए? जब हम प्रिडिक्शंस कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमें नक्षत्र का कितना ध्यान रखना चाहिए? हाँ, देखिए कल्पना दुबे जी, आपको जैसे मैंने बताया कि नक्षत्र जो है वो गाइडिंग फोर्स है ग्रह का। जी। और ग्रह ने सृजनात्मक काम करना है, प्रोग्रेसिव काम करना है या रिग्रेसिव काम करना है या सृजनात्मक काम करना है, ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि नक्षत्र क्या गाइडेंस दे रहा है। जैसे आप भी एक एम्प्लॉय हैं, तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं, जी। जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मैनेजिंग डायरेक्टर,
वो आपको जो ऑर्डर देते हैं वही तो आप काम करती हैं। जी इसी प्रकार से नक्षत्र ने भी वही उस ग्रह से काम करवाना है, कुछ ऑर्डर्स देके। उसे हम कैसे पकड़ेंगे? कुंडली में हमें मालूम है कुछ भाव बहुत शुभ होते हैं, जैसे जी हमारा त्रिकोण का भाव है, ये अत्यंत शुभ है। जो हमारे केंद्रों के भाव हैं मटीरियल लाइफ के लिए और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण भाव है। जी इसी प्रकार से हमारा एक लाभ भाव है जो कि 11th हाउस है, जहां बैठे हुए 9 के 9 ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं धन के रूप में। हाँ, स्वास्थ्य की वो गारंटी नहीं देते कि बहुत अच्छा स्वास्थ्य देंगे। इसीलिए एक वजह है, आप कई बार देखते हैं कि बहुत अमीर आदमियों को डायबिटीज होती है, हाइपरटेंशन होता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, तकलीफें होती हैं, जबकि वो प्रतिदिन कपल ऑफ करोड़ कमा रहे होते हैं। हो सकता है 10 करोड़ प्रतिदिन कमा रहे हो, लेकिन स्वास्थ्य की गारंटी नहीं लेता 11th हाउस का लॉर्ड और 11th पे बैठे हुए ग्रह, क्योंकि ये त्रिषडाय का भाव है। इसी प्रकार से सेकेंड हाउस है जो कि वेल्थ का हाउस है, वहां का स्वामी मार्केश है। और जी उस जगह जो बैठा हुआ ग्रह है, अगर वो शुभत्व में है, तो उस ग्रह ने आदमी को वेल्थ क्रिएशन की तरफ ले जाना है। लेकिन स्वास्थ्य की गारंटी वो ग्रह भी नहीं देता, क्योंकि ये मारक स्थान है। अब आपके प्रश्न को थोड़ा ज्योतिष के विद्यार्थियों को समझाने के लिए मैं सिस्टमेटिकली एक एग्जाम्पल कुंडली के साथ लेके चलूंगा। उसके पहले मैं फ्लो चार्ट समझा देता हूं। जी जैसे कोई ग्रह है, मंगल ग्रह है, मंगल की महादशा चल रही है, और मंगल का जो नक्षत्र है, मंगल उसमें सपोजिंग हस्ता नक्षत्र का है, चंद्रमा के नक्षत्र का है। यानी कि चंद्रमा ने डिसाइड करना है, चंद्रमा चूंकि उसका गाइडिंग फोर्स है, नक्षत्र का स्वामी है, तो अब आपने भूलना नहीं है, चाहे आप मेन कुंडली को देखें अथवा आप नवमांश कुंडली को देखें, आपने भूलना नहीं है। जब भी आप मंगल को देखेंगे तो मंगल के आप ब्रेन को भी देख लीजिएगा, उसके सॉफ्टवेयर को भी देख लीजिए। उसका सॉफ्टवेयर चंद्रमा प्रोवाइड कर रहा है, उसका ब्रेन चंद्रमा प्रोवाइड कर रहा है। तो आप यूं समझ लीजिए, आप उस मंगल को जितनी बार भी देखेंगे, चाहे नवमांशा में देखें चाहे दशमांशा में देखें, जी चाहे आप दृष्कांड में देखें चाहे आप 10 वर्गा में देखें, 16 वर्गा में देखें, हर बार आप मंगल के ऊपर उसके ब्रेन को देखें तो आप हमेशा याद रखिए चंद्रमा बैठे हैं। अब ये मंगल इस चंद्रमा के अधीनस्थ काम करेंगे। और सपोज इस कुंडली के अंदर चंद्रमा 10th भाव के, मंगल की महादशा चल रही है, 10th भाव एक व्यक्ति के रोजगार का, चंद्रमा न केवल कलात्मकताओं का ग्रह है, क्वालिटी का भी वो ग्रह है, धन का भी वो ग्रह है, कैश फ्लो का भी वो ग्रह है। और वही चंद्रमा पैशन का भी है। इस मंगल की महादशा के अंदर इस व्यक्ति को वो 10th भाव से संबंधित हर चीज में इतना पैशनेट बनाएगा, इतना पैशनेट बनाएगा कि वो व्यक्ति हार्ट, सोल, बॉडी, जी इन तीनों को से जुट कर अपने धंधे पे लग कर काम करेगा। अगर वो जॉब कर रहा है तो जॉब में पैशनेटली काम करेगा, और अगर वो व्यापार कर रहा है तो उस व्यापार में बहुत पैशनेटली वो वर्क करेगा। और बलाबल कहां से आ रहा है? मंगल से, क्योंकि मंगल की महादशा चल रही है। अब मंगल अगर कुंडली के अंदर अच्छा बैठा है, मैंने अच्छे बैठने की आपको पहचान दे दी है। अच्छा बैठने का मतलब जैसे त्रिकोण के भाव हैं, केंद्र के जी भाव हैं, 11th हाउस है, सेकेंड हाउस है,
ये अच्छे बैठे। देखिए इसमें यहां पे मैं आपको थोड़ा सा एक सूत्र बताना चाहूंगा जो कि 3 ग्रहों पर लागू होता है, मंगल पर, राहु पर और शनि पर। यह मानसागरी का एक सूत्र है, जो सूत्र फिर बृहत पाराशर होराशास्त्र से ही निकला हुआ है। जी सिर्फ उसको एक इंपॉर्टेंस दे दी गई है मानसागरी में। त्रिकटे एकादशे भौमा, त्रिकटे एकादशे सौरा, त्रिकटे एकादशे राहु, सर्वान अरिष्टान निहंत्याशु, त्रिखटे एकादशे, तीसरे खट, खट का मतलब है षष्ठ भाव, छठा भाव। जी त्रिखटे एकादशे, एकादशी का मतलब 11th हाउस, तीसरे छठे एकादश भाव में, त्रिखटे एकादशे भौमा, तीसरे छठे एकादश भाव में यदि भौम का मतलब मंगल है, मंगल विराजमान हूं, त्रिकटे एकादशे सौरा, सौरा का मतलब शनि, तीसरे छठे एकादश भाव में अगर शनि जैसे ग्रह बैठे हों, त्रिकटे एकादशे राहुवे, यानी कि राहु जैसे ग्रह अगर तीसरे छठे और एकादश भाव में बैठे हों, सर्वान अरिष्ठान निहंत्याशु, सर्वान का मतलब सभी, अरिष्ठान यानी अरिष्ट, कुंडली के जितने भी सभी अरिष्ट हैं, अरिष्ट का मतलब जी नेगेटिविटीज, अरिष्ट का मतलब है खराब योगों का होना, अरिष्ट का मतलब उस जातक को मिलने वाली परेशानियों का आना। जी सर्वान अरिष्टान निहंत्याशु, निहंत्याशु का मतलब उन्हें काट देना, निहंत्याशु यानी कि उनका सबका एनिहिलेशन कर देना, उनको काट देना। त्रिकटे एकादशे भौमा, त्रिकटे एकादशे सौरा, त्रिकटे एकादशे राहुआ, सर्वान अरिष्टान निहंत्याशु। लेकिन इसी के बैकग्राउंड में ऋषि पाराशर ने बृहत पाराशर होरा शास्त्र में दुख भावों को, छठे, 8वें और 12वें दुख भावों को खराब बताया। और ज्योतिष में कोई भी चीज ओवरराइट नहीं होती है। जी मानसागरी ने वहीं से बृहत पाराशर से उठाकर एक सूत्र को बनाया कि यहां पे तीसरे यानी कि 6, 8, 12 जो भाव हैं वो सर्वदा दुख भाव माने जाएंगे, और तीसरे, छठे, 11वें भाव सर्वदा त्रिछटाए भाव माने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा जी है कि सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रह शुभ फल प्रदा, सभी त्रिकोणों के स्वामी ग्रह सर्वदा शुभ फल को देते हैं। त्रिखटे एकादश, इसी में उन्होंने कहा है पत्य त्रिषडाया नाम यदा पाप फल प्रदा, यानी जी त्रिषडाय जो भाव है, तीसरे, छठे, 11वें, उनके जो स्वामी हैं वो हमेशा अशुभ फल को देने वाले हैं। यानी कि तीसरे, छठे और 11वें भाव को अशुभ भाव भी की संज्ञा दी गई है, उनके स्वामी को सर्वाधिक अशुभ माना गया है। तो ज्योतिष में कोई भी चीज ओवरराइट नहीं होती। अब मंगल की महादशा चल रही है, और मैंने आपको बताया कि लॉजिकली तो त्रिकोणों में, केंद्रों में, 11th हाउस में, 2nd हाउस में बैठे हुए मंगल बहुत अच्छे प्रभाव देंगे, जी और उन प्रभावों में वो गाइडेड किससे होंगे? चंद्रमा से, क्योंकि वो हस्ता नक्षत्र के हैं, यानी चंद्रमा के जी नक्षत्र के। अब चंद्रमा की स्वयं की स्थितियां ये बयान करेंगी, लेकिन जो पावर है वो पावर मंगल ने दिखानी है, गाइडेंस चंद्रमा ने देनी है। तो इसका मतलब गाइड करने वाला जो व्यक्ति है उसे भी शुभ हस्त होना बहुत आवश्यक है। जी लेकिन यहीं पे जैसे वो उन्होंने त्रिकटे एकादश भौमा बोल दिया कि सर्वान अरिष्टान निहंत्याजु, तो आप समझिए छठे भाव को, जिनको दुख भाव भी कहा गया, उन भावों पे बैठा हुआ मंगल सबसे पहले तो दुख भी देगा, परेशानी भी देगा, और वहां पे उसने अरिष्टों का
निवारण भी करना है। तो उसका मतलब एक ऐसा आदमी योद्धा के समान होगा, यानी बैटल फील्ड में तलवार लेकर वो योद्धा के रूप में अपनी परेशानियों मुश्किलों को काटता हुआ, उनके ऊपर विजित होता हुआ, वो जीतता हुआ उनको, वो आगे निकलता चला जाएगा और अपने जी जीवन को प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगा। गेटिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ नक्षत्र लॉर्ड, जैसे मैंने जी आपसे कहा कि मंगल की महादशा चल रही है। आपको मैंने ये क्लॉज इसलिए लिया था क्योंकि मेरे मुंह से एग्जाम्पल में मंगल की महादशा का एग्जाम्पल आ गया था। तो मुझे आपको ये बताना बहुत जरूरी, एस्ट्रो पाठशाला के स्टूडेंट्स को ये बताना मुझे काफी महत्वपूर्ण लगा कि एक क्लॉज है कि जहां दुख भाव और त्रिषडाय भाव उतने अच्छे नहीं माने जाते, वो एक एक्सेप्शन है शनि राहु और मंगल को लेके। लेकिन वो परेशानियां देंगे, फिर परेशानियों का निवारण भी। अब गेटिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ नक्षत्र लॉर्ड, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मंगल की महादशा है, मंगल बैठे हैं दसम भाव में, दसम भाव में दिग्बली हो गए, दिग्बली हो जाते हैं मंगल और सूर्य दसम भाव में, यानी कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के हो गए। इसका मतलब अब वो चंद्रमा उनका नक्षत्र का स्वामी है। तो चंद्रमा मैंने आपको बताया न केवल बैंकिंग का है, क्वालिटी का है, कलात्मकताओं का है, वहीं पे वो क्रिएटिविटी का भी है और पैशन का भी है, किसी भी काम को पैशनेट तरीके से और शांत अवस्थाओं में पूर्ण करेगा। अब इस चंद्रमा को हमें देखना है कि ये चंद्रमा किस भाव में जाके बैठे हैं और उनकी अपनी स्ट्रेंथ कैसी है। अब जी सपोज आप ये एग्जांपल ले लीजिए कि कोई सपोजिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है वो दुख में है, सुसाइडल है, उसके पास शक्ति नहीं है, धन का उसको अभाव है, तो क्या वो अच्छा डायरेक्शन दे पाएगा? कॉन्फ्लिक्ट्स में अगर वो पूरी तरह से घिरा हुआ है, नहीं दे पाएगा ना कल्पना। अगर वो खुद जी ही अगर वो कमजोर हो, लाचार हो, धन से लाचार हो, स्वास्थ्य से खराब हो, तो ऐसे में वो अपने मातहत, अपने सबॉर्डिनेट्स को किस प्रकार का वो डायरेक्शन दे पाएगा? उत्साह नहीं भर पाएगा, कोई अच्छा डायरेक्शन नहीं दे पाएगा, खुद अपनी मुसीबतों अपनी परेशानियों से घिरा हुआ है। तो अब हमें ये देखना है, ये नक्षत्र का स्वामी जो मंगल का है, चंद्रमा, ये नक्षत्र का स्वामी कितना सुदृढ़ है कुंडली के अंदर। अगर ये उच्च का हो, अगर ये स्वराशिस्थ हो, अच्छी स्थितियों में बैठे हुए हूं, अच्छे भावों में बैठे हुए हूं, अच्छे भाव में आपको बता ही चुका हूं, त्रिकोण के हैं, केंद्र के हैं, 11th हाउस जी है और उसके अलावा सेकेंड हाउस है। तो अच्छे भावों में बैठे हुए हूं, नवमांश के अंदर जो है बल बल की स्थितियों में हूं, नवमांश के अंदर भी अच्छी स्थितियों में बैठे हुए हूं, तो इसका मतलब है कि ये बहुत प्रोग्रेसिव और पैशनेटली इस व्यक्ति से काम कराएंगे, उसको विजित कराएंगे और उसको जो चंद्रमा है, चूंकि उन्होंने प्लांटिंग ऑफ सीड्स करना है। अगर व्यक्ति जो है कोई काम कर रहा है, सपोज फर्नीचर का काम कर रहा है, अब वो चंद्रमा, चूंकि मंगल की महादशा आ गई जिसके नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है, तो ऐसे व्यक्ति को नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा कहेंगे कि यार तुमने तो बहुत दिनों से स्कूल का फर्नीचर बनाया है, अब थोड़ा कलात्मक भी बना, अब थोड़ी महाराजाओं जैसी जो है कुर्सियां भी बना लो और ऐसे डेकोरेटेड सोफे भी बना लो जो कि ड्राइंग रूम की शोभा बनाते हो। जी तो उसने एक एड ऑन कर दिया। जो व्यक्ति जो है बेंच बनाता था और टेबल्स बनाता था, स्कूलों में सप्लाई करता था, वो काम तो वो करता ही रहेगा, साथ में वो कंफर्ट का लेवल भी उसको, वो उसने होम डेकोर का काम भी उसने शुरू करवा दिया। और इस वजह से इस व्यक्ति की आय अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में चली जाएगी, क्योंकि उसका एक सेगमेंट जो था मार्केट का, वो तो स्कूल का था। अब एक उसके और सेगमेंट हो गए रिटेलिंग मार्केट, रिटेल मार्केट। हो सकता है कि चंद्रमा फिर उसको इंटीरियर्स में लेके चले जाए,
जिसे जिसे कहना चाहिए कि जैसे पूरा इंटीरियर्स करना, फॉल सीलिंग बनाना और वो सब करना, और फर्नीचर जो है मेड टू ऑर्डर एंड कस्टमाइज एंड ब्यूटिफिकेशन। तो ये अब इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने एक कुंडली रखता हूं जी। कि हमारे हिंदुस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति की कुंडली है, श्री मुकेश अंबानी जी की। इससे हमारे ज्योतिष के विद्यार्थियों को नक्षत्र का फल देखने में आसानी होगी। ये हमारे सामने कुंडली है मुकेश अंबानी जी। जी की। मुकेश अंबानी जी 19 अप्रैल 1957 को 7:13 सुबह एडनबर्ग यमन में उनका जन्म हुआ था। जैसा आप इसमें देखिए, इनका जो लगन है, उस लगन का जो नक्षत्र का स्वामी है वो कृतिका है, यानी सूर्य है। सूर्य जो है वो डिसिप्लिन के प्लैनेट होते हैं, और सूर्य इनकी कुंडली में कहाँ पे हैं? लगन पर बैठे हैं, यानी जी। लगन में उच्च के होकर सूर्य इनके बैठे हैं। ये कुंडली है, तो आप देखिएगा। सूर्य देखिए इनके लगन में है, उच्च के हैं। और सूर्य की स्थिति, अब चूंकि इनके लगन का स्वामी इनका कृतिका नक्षत्र का है, यानी सूर्य के जी। ही नक्षत्र का है, तो जो सूर्य हैं वो पंचम भाव के स्वामी भी हैं। पंचम भाव जो है पूर्व पुण्य का भाव है, मैनेजमेंट का हाउस है, जी। एजुकेशन का हाउस है, रिवॉर्ड्स रिकॉग्निशंस अवार्ड्स का हाउस है, जी। शेयर मार्केट का हाउस है। एक आदमी को पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार मिलने वाले अच्छे फलों का हाउस है। साथ में त्रिकोण का भाव होने की वजह से, पंचम त्रिकोण का भाव होने की वजह से, और इसके स्वामी का उच्च का होने की वजह से, और जी। इनके लगन का ये नक्षत्र का स्वामी होने की वजह से, इसीलिए मुकेश अंबानी जी, जैसे आप जानते ही हैं, टी टोटलर हैं, ड्रिंक्स जी। नहीं लेते, नॉनवेज नहीं लेते, जी। बड़ा डिसिप्लिन अपनी लाइफ के अंदर मेंटेन करते हैं। 66 वर्ष के हो गए हैं, किंतु आप देखिए वो उसमें उनमें एनर्जी का जो लेवल है वो 40 वर्ष के व्यक्ति के बराबर है। जी। बहुत सुबह से शाम तक 15 से 16 घंटे काम करते हैं। अपने इतने ढेर सारे बिजनेसेस को संभालने के लिए उन्होंने प्रोफेशनल सीईओज तो रखे हैं, लेकिन वो क्लोजली उनको गार्ड भी करते हैं, क्लोजली जी। उन पर ध्यान भी देते हैं। अब इनका चंद्रमा देखिए, इनका चंद्रमा मूला नक्षत्र का है, यानी चंद्रमा इनका केतु के नक्षत्र का है। तो जी। हमें ये देखना होगा कि राहु और केतु की स्थिति कैसी है इनकी कुंडली में। जो हमारा लगन का भाव होता है, वो लगन का भाव हमारे, जैसे लगन का स्वामी एक ट्रम्प कार्ड होता है, वैसे ही लगन का जो भाव है वो भी अपने आप में एक ट्रम्प भाव माना जाएगा, या यूं मानिए कि एक बहुत शुभस्थ त्रिकोण और केंद्रों का भाव माना जाएगा। वहां पे केतु विराजमान है, बैठे हैं अच्छी स्थितियों में। मंगल की राशि में केतु को हम कुजवत केतु कहते हैं, शनिवत जी। राहु, राहु शनि की तरह से होते हैं, और केतु जो है मंगल की तरह से होते हैं। और केतु जो है गुरु, जो बहुत शुभस्थ गुरु होते हैं, जो जी। गुरु जो धर्म के पताका हैं, धर्म को फैलाने वाले हैं, धार्मिक ग्रह हैं। उन गुरु के बाद अगर कोई स्पिरिचुअलिटी में या रिलीजन में या दान पुण्य में अगर कोई नेक्स्ट कोई स्पिरिचुअल और सात्विक और अच्छे ग्रह हैं, तो वो केतु हैं, क्योंकि वो मंदिर के ऊपर की पताका की तरह हैं, धर्म को फैलाने वाले हैं। तो वो इसी तरह से दिखाते हैं कि मुकेश अंबानी जी चंद्रमा का चूंकि नक्षत्र का स्वामी है, और जी। चंद्रमा स्वयं बैठे हैं नवम भाव पे, जो भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, पिता का भाव है, उस भाव जी। पर विराजमान है। तो ये स्वयं भी धर्म की तरफ ले जाने वाले हैं। और इनका जो नक्षत्र का स्वामी है वो केतु है, जो कि
स्वयं भी एक अपने आप में, आफ्टर दी पायस एंड सात्विक and religious Jupiter, the next in order of being pious, religious and जी सात्विक, वो ग्रह केतु हैं। अब इसके बाद आप इनका देखिए, मंगल इनका है, मंगल इनका मृगशिरा नक्षत्र का है, यानी मंगल मंगल के ही नक्षत्र का है। तो इसका मतलब ये जी मंगल जो है लगन के स्वामी के नक्षत्र का है, मतलब लगन का स्वामी भी है और लगन जी के स्वामी के नक्षत्र का है। राशि परिवर्तन राजयोग भी बनाता है शुक्र के साथ। शुक्र धन भाव के स्वामी हैं और शुक्र जो है जी वेल्थ के स्वामी हैं, और शुक्र लगन पर बैठे हैं मंगल की राशि में, और जो मंगल है वो शुक्र की राशि में बैठे हैं। इसका मतलब है कि एक राशि परिवर्तन राजयोग बनाते हैं मंगल और शुक्र, जो कि लगन के स्वामी। इसीलिए आप देखिए कि मंगल जो उनके लगन के स्वामी हैं, वो उनको डैशिंग बनाते हैं, उनको एनर्जेटिक बनाते हैं, उनको हर काम को करने में रिस्क टेकर बनाते हैं, ये एंटरप्राइजिंग बनाते हैं, क्योंकि ये मंगल की ये गुणवत्ता है। मंगल जो है न केवल क्वालिटेटिवली एनर्जेटिक हैं, तो साथ ही वो रिस्क टेकर भी हैं। और मंगल की जो शक्ति है किसी काम को करने में, वो उसकी ऊर्जाओं पर आधारित है, और मंगल ऊर्जा के एक बहुत बड़े ग्रह माने जाते हैं। अब आप एक बात देखिए, ये मंगल जुड़ गए हैं शुक्र के साथ, तो शुक्र जी क्या है? शुक्र थोड़ा प्लेजरेबल प्लैनेट भी हैं, तो यहाँ वेल्थ के स्वामी भी हैं, सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। जो सप्तम भाव जो है दैनिक जी रोजगार का होता है, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स का होता है, कि प्रतिदिन के बेसिस पर व्यक्ति क्या काम करेंगे, कितना काम करेंगे, कैसा काम करेंगे। तो इन स्थितियों को देखते हुए शुक्र जो है उनको एक अच्छी रेपुटेशन देता है, अच्छा पीआर देता है, पब्लिक रिलेशन देता है। मुकेश अंबानी जी को तो साथ में टाई सूट बूट, वो मतलब ही इज ऑलवेज वेरी डिसेंटली ड्रेस्ड एंड ही इज अ लवर ऑफ कार्स। तो दुनिया की कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं जो उनके पास, जो बड़ी गाड़ियां हैं वो ना हो उनके पास। उनके जी फ्लीट में अगर आप देखेंगे तो ऐसी उनकी फ्लीट जो है वो आपको भरी मिलेगी ट्रेंडी और कॉस्टली कारों से। अब तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उन्होंने बुलेट प्रूफ भी बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज ले ली है, जिसमें वो ट्रेवल करते हैं। इसके बाद आप मंगल के बाद आइए बुध पे। बुध इनके लगन पे बैठे हैं, छठे भाव के तृतीय भाव के स्वामी हैं। तृतीय भाव जो है एनर्जी का भाव है, एग्रेशन का भाव है, मेहनत कशी का भाव है, पुरुषार्थ का भाव है। छठा भाव कॉम्पिटिटर्स का है, राइवल्स का है, रोगों का है, साथ में रोग पर विजय प्राप्ति का भी है। याद रखिएगा, जो भाव जिस चीज का होता है उसका स्वामी अगर निर्बल होता है जी तो उसका दरवाजा खोल देता है निर्बल होने पर उस भाव से खराब परिणाम आने लगते हैं। लेकिन उसी भाव का स्वामी अगर सबल होता है, मजबूत होता है, पावरफुल होता है, तो जी वो इतना, वो उसका एक द्वारपाल बन जाता है। और द्वारपाल बन जाने की वजह से उसमें एक अच्छी बात ये हो जाती है कि वो रोगों को रोकने लगता है। यानी कि व्यक्ति हर वो काम करेगा जिससे कि 3Ds जो आते हैं, डेट्स यानी कि उधार लेगा, उनको टाइमली पे करेगा। डिजीज है, डिजीजेस पे वो कंट्रोल पाने के लिए वो एक्सरसाइज करेगा, योग करेगा, नेचुरोपैथी करेगा, हर वो काम करेगा जिससे कि, इसीलिए आप देखिए मुकेश अंबानी जी ना तो ड्रिंक करते हैं, ना वो स्मोक करते हैं, ना वो नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं, सात्विकता के साथ रहते हैं, वॉक करते हैं, इसी प्रकार से योगा करते हैं। और उन्होंने उनका उनके एंटीलिया में उन्होंने एक बहुत बड़ा जिम सेंटर बनाया है, उनके वहां पे जिम ट्रेनर आते हैं। तो प्रत्येक चीजों के हर वो काम करते हैं जिन कामों से उनको एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिले। और मैं उनकी बायोग्राफी में पढ़ रहा था कि सबसे पहले वो ब्रेकफास्ट ना करके वो हमेशा फ्रूट्स का ब्रेकफास्ट करते हैं, यानी कि
ताजे फलों के वो जूस पीते हैं और ताजे फलों का वो ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद 1 टाइम लंच करते हैं, उसके बाद 1 टाइम डिनर करते हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि अगर आपने 8 बजे डिनर कर लिया है तो आप 16 घंटे उसके बाद कुछ नहीं खाते हैं। उसके बाद आप 16 घंटे के बाद ही आप कुछ हल्का खाते हैं। तो 16 घंटे कैसे हो जाते हैं? 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक हो गए 12 घंटे, 4 घंटे और 8 4 12। तो उसका मतलब 12 बजे से अगर आप कुछ खाएंगे तो उसका मतलब इंटरमीडिएट फास्टिंग आपने कर ली 16 घंटे की, जो रिक्वायर्ड है अच्छे हेल्थ को बनाने के लिए। तो वो सब वो करते हैं। तो क्या वजह क्या है? क्योंकि जो बुध हैं वो भरणी नक्षत्र के हैं, शुक्र के नक्षत्र के हैं। जो शुक्र लगन पर बैठे हैं और राशि परिवर्तन राजयोग बनाते हैं, लगन के स्वामी के साथ बड़े सबल हैं और धन के दायक हैं। और मरकरी वहां छठे के स्वामी होकर बैठ गए हैं। तो लगन पर बैठना ग्रह को बहुत एम्पावरमेंट देता है। इसीलिए हम ये देखते हैं कि छठे हाउस से जो राइवल्स एंड कॉम्पिटिटर्स आते हैं उनको भी वो परास्त करते हैं। इसी प्रकार से जो रोग हैं उनको भी परास्त करते हैं। इसी प्रकार से जो एक्सीडेंट्स हैं उनको भी परास्त करते हैं और लोन्स को भी परास्त करते हैं, यानी कि प्रीपेमेंट करते हैं। कोई भी बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाले कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी, कोई भी इंटरनेशनल बैंक भी मुकेश अंबानी जी की कंपनी को लोन देकर बहुत खुश है, क्योंकि वो टाइमली पेमेंट करते हैं। उनको मालूम है कि उनका उनको दिया गया जो लोन है वो बैंक के लिए खरा सोना है और वो टाइमली पेड होगा। अब इसके बाद इसमें आप देखिए गुरु को, आप देखिए गुरु इनके लियो राशि में यानी कि सिंह राशि में पंचम भाव में बैठे हैं। गुरु जो है इनके भाग्य भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। लेकिन द्वादश भाव का जो प्रभाव होता है वो प्रभाव कैसे पता चलता है? इस पे एक ऋषि पाराशर का श्लोक है, लग्न वे द्वितीयेषु परेशान साहचर्यत स्थानांतरानुगुण्येन भवतो फलदायको। यानी लगन से व्यय भाव यानी कि 12वां भाव और द्वितीय भाव के फल किस प्रकार के होंगे, कल्पना जी वो उसकी इतर राशि बताएगी। यानी कि उसकी दूसरी राशि जहां पड़ रही है वो इस बात को का निर्धारण करेगी कि उसको किस तरह का, उस व्यक्ति को वो फंक्शनल बेनिफिट हो जाते हैं। क्योंकि 12वां भाव जो विदेश का भाव है उसी भाव के वो स्वामी, उनकी दूसरी राशि नवम भाग्य भाव पे पड़ती है, त्रिकोण के भाव पे, सर्वाधिक बलिष्ठ त्रिकोण भाव पे पड़ती है। और वो एक त्रिकोण के स्वामी होकर, नवम त्रिकोण के स्वामी होकर वो पंचम में बैठे हैं। यानी एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में बैठा है। ये कितना बल की स्थिति हो गई, कितनी महत्वपूर्ण बात हो गई। ये लक्ष्मी स्थान माने जाते हैं त्रिकोणों के स्थान। प्रथम, पंचम, नवम को हम लक्ष्मी स्थान बोलते हैं। अब ये गुरु का नक्षत्र आप देखिए क्या है। गुरु का नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, यानी ये सूर्य के नक्षत्र के हैं। यानी इनका जो दिमाग है, जो गाइडेंस है, वो कौन दे रहा है? सूर्य दे रहा है, जो कि उस पंचम भाव का ही स्वामी है और उच्च का होके लगन पर बैठा है। कितनी पावरफुल कुंडली हो गई कि पंचम भाव पे नवम भाग्य भाव के स्वामी बैठे हैं। और जिन्होंने, अगर उनके डिसीजंस को अगर इन्फ्लुएंस करना है तो इन्फ्लुएंस करने वाला जो प्लैनेट है, जो उनका गाइडेंस का प्लैनेट है, वो कौन है? वो है सूर्य, क्योंकि नक्षत्र के स्वामी हैं, उनके नक्षत्र के स्वामी है सूर्य। यानी कि गुरु कुछ करेंगे तो सूर्य के कहने से करेंगे। और सूर्य कहां बैठे हैं? लगन पे बैठे हैं उच्च के होके। तो इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो भी डिसीजन लेगा, शेयर मार्केट के हों, किसी भी तरह के मैनेजमेंट के हों, वो एक डिसिप्लिन का डिसीजन लेगा। जो सूर्य, वो यश मान कीर्ति का डिसीजन लेगा, पॉजिटिविज्म का डिसीजन लेगा। वो कोई शॉर्टकट नहीं लेगा, मेहनत का डिसीजन लेगा। क्योंकि सूर्य शॉर्टकट में बिलीव नहीं करते। सूर्य धन को कमाने के लिए मेहनत करते हैं, शॉर्टकट्स में बिलीव नहीं करते। अपनी तरफ से पूर्ण चेष्टाएं ये रखते हैं सूर्य कि वो एक राइटियस काम करके वो कमाएं, लेजिटिमेट काम करके वो कमाएं। अब दूसरा सूर्य कौन है?
सूर्य इस देश के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, अब उनसे वो संबंध भी बनाएगा। यही गुरु जो भाग्य का भाव का स्वामी है और पंचम में बैठा है, उसका नक्षत्र का स्वामी सूर्य हो जाने की वजह से वो सूर्य उनसे कहेगा और उनको भाग्य से भी इतना सक्षम बना देगा कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको रिस्पेक्ट दे, उनसे मिलने को आतुर हो। अब आप शुक्र पे आइए। शुक्र जो है अश्विनी नक्षत्र के हैं, यानी उनका नक्षत्र का स्वामी केतु है, और केतु भी शुक्र के साथ ही बैठे हैं। और मैंने आपको बताया कि रिलीजियोसिटी में न केवल केतु धर्म की पताका है, मंदिर के ऊपर जो पताका लहराती है वो केतु है, तो साथ में केतु मंदिर में बधी हुई घंटियां भी हैं। केतु धर्म को फैलाने वाले ग्रह भी हैं, यानी वो पत्नी को भी उस रिलीजियस बना देगा, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक भी है और पत्नी के भाव का स्वामी भी है, और पत्नी के भाव को देख रहा है लगन पर बैठकर, तो पति पत्नी का संबंध भी अच्छा बना देगा। और उसके जो नक्षत्र के स्वामी हैं वो नक्षत्र अश्विनी है, केतु हैं, और वो केतु उसी लगन पर बैठे हैं, तो इसलिए पत्नी जो है इज ऑल्सो इक्वली कॉम्पिटेंट एंड पार्टनर इन प्रोग्रेस एंड ऑल्सो रिलीजियस एक्टिविटीज। तो इसीलिए आप देखते हैं कि नीता अंबानी जी न केवल बहुत से सोशल वर्क करती हैं, तो साथ में वो बहुत धार्मिक कृत्य भी करती हैं। इसके बाद आए शनि। अब जो शनि इनके हैं वो अष्टम भाव में विराजमान हैं, दसम और एकादश के स्वामी हैं, और ज्येष्ठा नक्षत्र के हैं, यानी कि बुध के नक्षत्र के हैं। तो उनका नक्षत्र जो है वो का स्वामी बुध जो है वो लगन पर बैठा है प्रबल होकर। साथ में उनका जो नक्षत्र का स्वामी जो बुध है वो तृतीय भाव पुरुषार्थ के भाव का है, और छठे भाव यानी कि रोग ऋण रिपु इन सब के वो हैं। तो इसका मतलब है एक तरह से ये विपरीत राजयोग की स्थितियों को पैदा करता हुआ ग्रह है। नक्षत्र का स्वामी जो है वो छठे भाव का है, इसीलिए वो जो सैटर्न है, जो कि सैटर्न की स्थिति अपने कारक भाव में अच्छी मानी जाती है, अष्टम भाव में वो आयु की वृद्धि करते हुए माने जाते हैं। दूसरा, अष्टम से आने वाली चीजों का वो अच्छा ट्रेडिंग देते हैं, अच्छा फल देते हैं, जैसे कि अष्टम से आने वाला पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, मिनरल्स मेटल्स हैं। इसी प्रकार से जो भी भूमि से निकलने वाली चीजें हैं वो हैं। इसी प्रकार से अष्टम भाव में बैठा हुआ जो ग्रह है वो विदेशों में कंपनीज को परचेस करवाने में सक्षम है। तो इसीलिए वो आप देखिए कि एक्विजिशंस एंड मर्जर्स ऑफ वेरियस कंपनीज अब्रॉड वो करते हैं, लेके आते हैं। अब राहु को आप देखें, राहु इनके विशाखा नक्षत्र के हैं, यानी कि राहु जो इनके पत्नी भाव में बैठे हैं वो पत्नी भाव को खराब रिजल्ट देंगे कि अच्छे रिजल्ट देंगे? अच्छे देंगे। क्यों अच्छे देंगे? क्योंकि राहु माना कि इल्यूजनरी प्लैनेट है, माना कि राहु जो है हर चीज को बढ़ा देते हैं, और माना कि राहु जो है थोड़ा कंफ्यूजन देते हैं, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा स्लोअर बनाते हैं, लेकिन वो राहु के जो नक्षत्र के स्वामी हैं वो विशाखा हैं, यानी कि गुरु के हैं। गुरु हैं उनके नक्षत्र के स्वामी, जो कि पत्नी भाव से लाभ में बैठे हैं, यानी कि उनके पंचम भाव में बैठे हैं। तो इसका मतलब पत्नी को भी लकी बनाएंगे उनके लिए। जो भी कंपनियों में पत्नी उनकी डायरेक्टर होंगी वहां पे भी धन की वर्षा होगी। साथ में मैनेजमेंट के हाउस में बैठे हैं तो मैनेजमेंट में भी अच्छी होंगी। इसी प्रकार से वो नवम भाव के स्वामी हो गए, तो नवम भाव भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, पिलग्रिमेज का भाव है। तो पत्नी को उस तरह के प्लांटिंग ऑफ सीड्स करेगा ये गुरु राहु को बोलकर कि वो जाएंगी तो दान पुण्य ये सब कुछ करेंगी। केतु इनके भरणी नक्षत्र के हैं। अब अगर आप केतु को देखें, केतु जो उनके लगन पर बैठे हैं, और मैंने आपको बताया कि गुरु के बाद अगर सात्विकता में, स्पिरिचुअलिटी में अगर कोई दूसरे ग्रह हैं
तो वो केतु हैं। केतु इनके भरणी नक्षत्र के हैं, यानी शुक्र के नक्षत्र के हैं, और शुक्र इनके धन भाव के भी स्वामी हैं, और साथ में पत्नी भाव के भी स्वामी हैं, पद प्राप्ति के भाव के भी स्वामी हैं, और समाज इनको किस दृष्टिकोण से देखता है उसके भी स्वामी हैं। तो इसीलिए आप देखिए, केतु की वजह से इनका इनको इनको थोड़ा बहुत परेशानियां हुई कि पिता के उसके बाद इनका जो स्प्लिट हुआ बिजनेस, पिता के साथ में सबसे ज्यादा इन्होंने मेहनत की थी। उसके बाद जो इनका बिजनेस जब स्प्लिट हुआ अपने छोटे भाई के साथ में, तो दोनों को बिल्कुल बराबर 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 वो दिया गया। कई बार अपने ब्रदर को भी बेल आउट करने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की, पैसा बहुत लगाया। अभी जब अनिल अंबानी जी की हालत खराब थी उसमें, तो केतु थोड़ा इनका धन का अपव्यय तो कराता है। धन इनका न केवल धार्मिक चीजों में खर्च करता है, तो साथ में चूंकि वो धन भाव के स्वामी के नक्षत्र के हैं, स्वामी हैं, तो इसलिए आपको याद होगा कि अभी 3-4 साल पहले जब अनिल अंबानी जी की हालत बहुत खराब हो गई थी, और उनको उनके उनके ऊपर इंडाइटमेंट हो गया था लंदन की कोर्ट में, और उनके ऊपर बहुत बड़ा फाइन हो गया था और जेल जाने की स्थिति हो गई थी। तो उसमें मुकेश अंबानी जी ने उनको फंड देके उनको बेल आउट दिया, उनको जेल नहीं जाने दिया। तो इस तरह से उनका धन का व्यय तो कराते हैं केतु, शुक्र की वजह से। जब उन्होंने अपनी पत्नी के बर्थडे पे उनको एक जंबो जेट दिया, वो जो एक एयरबस दी उन्होंने, जो कि 250 करोड़ की थी। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो थोड़ा शुक्र की चीजों में अपव्यय तो कराता है, थोड़ा खर्चा तो ज्यादा कराता है, क्योंकि केतु को क्लिपर माना जाता है, इम्प्यूटिंग एजेंट भी माना जाता है, साथ में बढ़ाने वाला भी। कि राहु और केतु के बारे में कहा जाता है, यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावेषु संयुतो ततत् फलानि प्रबलो प्रदीक्षेताम तमोग्रह। यानी कि जिन भावों पे ये राहु केतु जाते हैं, जिन भावों के स्वामियों के साथ में ये संयुक्त होते हैं, उनके फलों को प्रबलता से बढ़ा देते हैं। अब केतु लगन पे आके उन्होंने इस शुक्र की चीजों को काफी हद तक बढ़ा दिया। और चूंकि केतु के नक्षत्र के स्वामी शुक्र होने की वजह से साथ में उनके इन्वेस्टमेंट्स पे भी वो काफी हैवीली इन्वेस्टमेंट्स उनको करवाए फॉरेन की कंपनीज में, उन सब में। तो वो एक्विजिशंस एंड मर्जर्स आपने देखा, और जिस तरीके से उन्होंने रिस्क टेकर के रूप में काम किया, वो इसी बात को दिखाता है। तो ये मैंने आपके सामने आज मुकेश अंबानी जी की हॉरोस्कोप में नक्षत्र नक्षत्रों का क्या रोल है विभिन्न ग्रहों पर, इसका मैंने आपको एक एग्जाम्पल कुंडली के साथ में समझाया। मुझे पूरी उम्मीद है कल्पना दुबे जी, मुझे उम्मीद है कि अष्टो पाठशाला के विद्यार्थियों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि नक्षत्र कितने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं ज्योतिष के अंदर फलित को लेकर, और किस प्रकार से वो व्यक्ति को अपने सृजनात्मक कामों में, प्रोग्रेसिव वर्क में, जिंदगी के आगे आगे बढ़ने में किस प्रकार से नक्षत्र का स्वामी अपनी गाइडिंग पावर के द्वारा, गाइडेंस की पावर के द्वारा, और दिमाग पे प्लांटिंग ऑफ सीड्स के द्वारा किस प्रकार से वो करता है। क्योंकि हमेशा ज्योतिष के विद्यार्थी को समझ लेना चाहिए कि ग्रह का जो बलाबल है, वो बलाबल एक शक्ति है जो नेगेटिव साइड भी जा सकती है और पॉजिटिव साइड भी जा सकती है। लेकिन इसका निर्धारण सिर्फ नक्षत्र के स्वामी ने करना है कि वो सृजनात्मक होगा या वो डिस्ट्रक्टिव होगा, यानी विध्वंसक होगा। इसका फैसला नक्षत्र के स्वामी ने करना है। इसलिए नक्षत्र ज्योतिष के अंदर बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। और जब ये मेरा कोर्स नया अभी शुरू होने वाला है, मैं एस्ट्रो पाठशाला के विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, कर्मा अलाइनमेंट थ्योरी एंड द रेमेडीज। ज्योतिष लोग ये कहते हैं कि ये ग्रह हमें ये तकलीफें दे रहा है, या ये ग्रह की वजह से, इस ग्रह की दशा में हमें गोल्डन पीरियड मिला। भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं कि ये तो एक रोड मैप है। जयपुर का जो रोड मैप है वो जयपुर नहीं है। गुड़गांव का जो रोड मैप है
या गुड़गांव का जो मैप है, सिटी मैप है, वो गुड़गांव नहीं है। गुड़गांव तो जब आप रोड पे निकलते हैं तो वो है। हमें हमें जो कुंडली दिखाई देती है और हम ग्रहों को इसके जिम्मेदारी देते हैं कि ये ग्रह, इस ग्रह की वजह से मुझे गोल्डन पीरियड मिला, या इस ग्रह की वजह से मेरा बहुत घमासान युद्ध हुआ या बहुत एक्सीडेंट हुआ, हम भूल जाते हैं। ये ग्रह तो ऋषियों ने एक खाका तैयार किया है आपको समझाने के लिए कि पास्ट लाइफ के कर्माज आपके कैसे हैं, और उन कर्मों का ये द्योतक है। और ये कर्मा अलाइनमेंट थ्योरी जो है, इससे मैं आप लोगों को बताऊंगा, इससे मैं अपने छात्रों को बताऊंगा, अपने स्टूडेंट्स को बताऊंगा। 20 से कोर्स शुरू होने वाला है, 20 जी। तारीख से। मैं 20 दिसंबर के बाद मैं सिस्टमेटिकली इसमें लोगों को बताऊंगा कि किस ग्रह में कौन से कर्म छिपे हैं। उन कर्मों का आपको इलाज करना है। मैं आपको बताऊं, मेरे एक स्टूडेंट थे, बहुत यूनिफॉर्म सर्विसेज में टॉप लेवल पे थे, उनके बच्चे नहीं थे। तो वो ये जो अंगूठे का निशान वाला जो नाड़ी एक शास्त्र है, उसमें गए थे। तो वो भोजपत्र निकालते हैं, तो उनके वो अंगूठे के निशान से, तो उन्होंने कहा, उन्होंने उनको ये बताया। उसमें वो लोग पूछते नहीं है कि आपके कितने बच्चे हैं, क्या हैं, कोई रेफरेंस नहीं लेते हैं। तो उन्होंने उनको ये बताया कि आप आज से 3 जन्म पूर्व एक राजा थे, और आपको जानवरों का शिकार करने का शौक था, और आपका एक पैशन था जानवरों के छोटे छोटे बच्चों को मारने का, और उनका मांस खाना आपको बहुत अच्छा लगता था। हिरन के छोटे बच्चे को, खरगोश के छोटे बच्चे को, मुर्गी के छोटे बच्चे को, चूजे को, उनका मांस भक्षण का आपको उसका एक शौक भी था, और आखेट भी आप करते थे। इस वजह से इस जन्म में आपको ये भोजपत्र, ये पत्र बता रहा है कि आपको संतान नहीं होने का संयोग बनता है। उनको मालूम नहीं था कि इनकी संतान नहीं है, और कि कोई संतान नहीं थी। तो लोग ना ग्रहों को ढूंढते हैं कि इन ग्रहों की वजह से क्या है। आप वो देखिए कि किस कर्मों की वजह से वो ग्रहों की स्थितियां थी। और कर्मा अलाइनमेंट थ्योरी यही बात आपको बताना जा रही है कि आप किस तरीके से अपनी कुंडली से ढूंढेंगे कि आपके जो कर्म है किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, और उन कर्मों का आप किस तरीके से निवारण कर सकते हैं। ग्रह के निवारण से कुछ नहीं होने वाला, उन कर्मों का आपको निवारण करना है। अगर वो टाइमली मेरे पास ज्योतिष पढ़ने आए होते, वो मेरे पास जो है रिटायरमेंट के बाद आए थे, अगर वो टाइम भी आया तो मैं उनसे कहता कि आप जो हैं गरीबों के बच्चों को शिक्षा का काम करें, उनको पोषक पोषक खाना प्रोवाइड करें। आप जो हैं पशुओं के बच्चों को आप जो हैं चारा दें, उनको गौशाला में आप वो दें। और अगर कोई भी गाभिन हो गाय, उसके बच्चे के लिए आप वेटनरी डॉक्टर लेके जाएं, उस बच्चे का ये डिलीवरी कराते समय, और उसके बाद डिलीवरी के बाद भी आप प्रतिदिन उस बच्चे को जाके प्यार करिए, उस बच्चे को जो अपने हाथ से आप घास खिला के आइए, ताकि कर्मा आपके अलाइन अलाइन हो सके। और मैं श्योर हूं, एक बार व्यक्ति के कर्मा अलाइंड हो जाते हैं तो वो जीवन के अंदर वो फिर तरक्की के मार्ग पे, क्योंकि वो पूर्व जन्म के कर्म जो नेगेटिव कर्मा से वो उसके वॉश हो जाते हैं। तो जो पुलिंग फैक्टर है, जो आदमी को पीछे खींच रहा है, वो फैक्टर ही जब अगर खत्म हो जाएगा तो उस व्यक्ति को हर वो चीजें प्राप्त होने लगेंगी जिनकी वो एस्पिरेशन रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद, मौका भी दिया कि मैं बता सकूं एस्ट्रो पाठशाला के स्टूडेंट्स को कि कर्मा अलाइनमेंट थ्योरी कितनी महत्वपूर्ण थ्योरी है, जिसपे मैं अपनी कक्षाएं एस्ट्रो पाठशाला के अधीनस्थ चलाऊंगा 20 दिसंबर से। बहुत बहुत धन्यवाद।
जी सर, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कीमती समय निकाल कर सबसे पहले तो हमें नक्षत्र के बारे में सारी चीज़ें बताई कि नक्षत्र में जब ज्योतिष में कैसे काम करता है, साथ ही साथ प्रेडिक्शन के टाइम क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और उसी के साथ आपने बताया कि जब दशाएँ बनती है, तो नक्षत्र का क्या योगदान होता है। एग्ज़ाम्पल के साथ बताया आपने हमें मुकेश अंबानी के बर्थ चार्ट से समझाया। तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं अपने दर्शकों से ही बताती हूँ कि जो ये कोर्स आ रहा है कर्मा अलाइनमेंट का, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स है जो कि 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो अपने आप को एनरोल करिए जल्दी से जल्दी इस और कोर्स के इसमें हम अंदर। रेमेडीज पे वर्क भी करेंगे। सबसे पहले जी, तो हम कर्मा अलाइनमेंट थियरीज में हम ये आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने कर्मास को, पास्ट लाइफ के उन कर्मास को पकड़ सकें, पहचान सकें, फिर उसके जी। बाद क्या उनकी रेमेडीज बनती, वो रेमेडीज कर सकें। ईज़ी रेमेडीज़ भी बताई जाएगी आपको। जी, धन्यवाद सर, मैं आपका बहुत बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत करती हूँ। बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच। ये थी हमारी आज की चर्चा गुरुदेव मनोज कुमार भंडारी जी के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें जिसमें 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन करें जिसमें आपको लेटेस्ट ऑफर्स मिलेंगे। धन्यवाद।